नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां बडगाम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी है। यूपी के सहारनपुर के रहने वाले दोनों घायल मजदूर हैं। 2 हफ्ते में टारगेट अटैक की ये चौथी वारदात जिसको अंजाम दिया गया है। 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर यह अटैक किया गया है। तो बडगाम में आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी है। यूपी के सहारनपुर के रहने वाले दोनों बताए जा रहे हैं। मजदूर घायल हैं। 2 हफ्ते में टारगेट अटैक की ये चौथी वारदात जिसको अंजाम दिया गया है। तो बडगाम में आतंकी हमला हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो घायल मजदूर हैं, ये गैर कश्मीरी मजदूर जो घायल हैं, इनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। आतंकियों ने इनको निशाना बनाया है। आतंकियों ने मजदूरों को गोली मारी है। दोनों घायल यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में लगातार 2 हफ्ते में ऐसी चौथी वारदात को आतंकियों ने अंजाम दिया है। तो टारगेट अटैक लगातार किए जा रहे हैं। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने छठ पर्व पर जा रहे रेल यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। दरअसल रेलवे ने नई दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी चौबे भी सुविधाओं का जायजा ले रहे, उनको होने वाली परेशानियों की जानकारी ली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले साल दीपावली और महापर्व छठ के लिए रिकॉर्ड संख्या में 4500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी और इस साल इसे ध्यान में रखते हुए उससे अधिक 7435 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। दीपावली और छठ के लिए पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है। लास्ट ईयर करीब 4500 स्पेशल सर्विसेज चलाई गई थी, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस बार उस रिकॉर्ड से भी ज़्यादा 7435 स्पेशल्स चलाई जा रही हैं। ओरिजिनली प्लान 7000 का था, लेकिन एक्स्ट्रा जो ट्रैफिक एक्स्ट्रा पैसेंजर्स आए तो उसमें 435 और बढ़ाई गई है और भी इससे करीब 150 और बढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। यानी 7600 के आसपास टोटल स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी। गया के बेलागंज में जनसुराज के उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगते हुए प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद को चुनौती दी है कि अगर लालू प्रसाद परिवार से हटकर किसी काबिल यादव को आरजेडी का नेता और बिहार का राजा बनाएंगे तो जनसुराज की पूरी टीम उनके समर्थन में खड़ी होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद और सांसद सुरेंद्र यादव दोनों अपने बेटों को ही सीएम और विधायक बनाना चाहते हैं। लालू जी कहां कहते हैं कि जो यादव लड़का होगा सबसे काबिल बिहार में, वही बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए। सुरेंद्र जी कहां ये कह रहे हैं, मनोरमा जी कहां कह रही हैं कि जो बेलागंज में सबसे काबिल यादव समाज का लड़का है वो उम्मीदवार होगा। वो लोग ये नहीं कहते। लालू जी सुरेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का विधायक होगा, हमारा लड़का बिहार का राजा होगा और सारे यादव समाज के लोग हमको वोट दीजिए। अरे जनसुराज में प्रशांत किशोर ने कहा है, जितने लोग यहाँ लालू जी के हिमायती हैं उनको हम कैमरे पर कह रहे हैं, लालू जी से आप घोषणा कराइए कि बिहार में सबसे जो काबिल यादव समाज का आदमी है उसको हम नेता आरजेडी का बनाएंगे। हम आपके सामने घोषणा कर रहे हैं, जनसुराज से उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में एक देश एक कानून लागू करने की जरूरत बताई। साथ ही गिरिराज सिंह ने कई राज्यों में एनआरसी लागू करने पर जोर दिया। गिरिराज ने अखिलेश यादव के जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे पर तंज कसते हुए हिंदुओं को बांटने की राजनीति का आरोप लगाया। गिरिराज ने कहा कि अखिलेश यादव की मंशा भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने की है। मोदी की जो योजना है पूरे दुनिया का विकास और भारत के विकास की तुलना कर तो ले। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी रफ्तार से विकसित होने वाला राष्ट्र बन गया है। इसीलिए अब जरूरत है एक देश एक कानून
यूसीसी भी जरूरत है। अब कई राज्यों में एनआरसी भी लाने की जरूरत है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव केवल नारों से नहीं होगा। जो आप कह रहे हो जुटोगे तो जीतोगे। आप हिंदुओं को बांट करके और मुसलमानों को साथ लेकर के चुनाव तो जीत जाओगे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति बनाने की योजना। एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि करते हुए कहा कि हम सब एक हैं तो सेफ है। पीएम के बयान के बाद राजनीतिक दल के नेता अपने अपने तरीके से राजनीतिक मतलब निकालने में लग गए हैं। जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। योगी के बयान पर अभी राजनीतिक बयानबाजी चल ही रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के केवड़िया में लोगों को एक है सेफ है का मंत्र दे डाला। आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। प्रधानमंत्री ने गुजरात में एक है तो सेफ है का मंत्र दिया और सियासी बयानबाजी गुजरात से 1600 किलोमीटर दूर बिहार में तेज हो गई। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री के बयान को संविधान के खिलाफ बता डाला। और जब देश का ही प्रधानमंत्री भारत के संविधान को नहीं माने, भारत के कानून को नहीं माने, इससे हास्यास्पद स्थिति नहीं हो सकती। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वोट बैंक की वजह से विपक्षी दलों के नेताओं को प्रधानमंत्री के बयान से दिक्कत है। ये टुकड़े टुकड़े गए, वो हिंदुओं को जातियों में बांट देना दे करके वोट बैंक की राजनीति केवल करते हैं, वो देश की एकता से कोई नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब प्रधानमंत्री ने कह दिया है एक है तो सेफ है। मतलब स्लोगन वाली ये सियासत बटेंगे तो कटेंगे से शुरू होकर एक है तो सेफ है तक पहुंच चुकी है। नेता अपने अपने हिसाब से मतलब और मायने निकाल रहे हैं। न्यूज 18 के लिए कैमूर से अवनव कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मामले पर पप्पू यादव पर तंज कसा। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि पप्पू यादव पुराने नौटंकीबाज हैं, खुद को बाहुबली कहते हैं और फेक कॉल से डरते हैं। उन्हें अगर सुरक्षा चाहिए थी तो सरकार को पत्र लिखते। पप्पू यादव पुराने नौटंकीबाज हैं, ये सारा नौटंकी उनका चलते रहता है। एक तरफ कहते हैं कि हम बाहुबली हैं, हमको किसी से डर नहीं लगता है, और दूसरे तरफ तुरंत यूटर्न मारते हैं जब कोई फ़ोन आता है, पता नहीं फेक कॉल है क्या है, फेक कॉल से ही इनका हवा निकल जाता है, घबराहट में चले जाते हैं और फिर सुरक्षा का डिमांड करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि इनको कोई डर वर नहीं है, कोई कॉल वॉल नहीं आता है, इनको सुरक्षा चाहिए। अगर सुरक्षा चाहिए तो सीधे तौर पर सरकार से सुरक्षा मांगे। और इस बीच गया से बड़ी खबर है, जहां पुलिस टीम पर पत्थरबाजी हुई। ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की है, अनशन खत्म कराने पुलिस पहुंची हुई थी। कुरारू में 3 दिन से अनशन चल रहा है। मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। अनशन पर मुखिया प्रत्याशी थे प्रवीण कुमार। मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों ने पत्थरबाजी कर दी। गुरारू प्रखंड मुख्यालय पर अनशन चल रहा था और इसी अनशन को तुड़वाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। लेकिन देखिए कैसे पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी हो जाती है, उनके ऊपर हमला हो जाता है और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। और देखिए कैसे पुलिस को यहां निशाना बनाया गया है। जो पुलिस अनशन तुड़वाने के लिए पहुंची थी उसी पुलिस पर हमला कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि मुखिया प्रत्याशी जिनके समर्थकों ने पत्थरबाजी कर दी है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछे। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी ये बताएं कि शराबबंदी वाले राज्य में राजद ने शराब कंपनी से पैसे क्यों लिए।
जेडीयू के सवालों का जवाब देते हुए आरजेडी ने बिहार में जेडीयू का नया नाम रख दिया है। आरजेडी सरकार की पोल खोलता रहेगा। जो सवाल पूछ रहे हैं वो बिहार में शराबबंदी का हाल देख लें। लीगल नोटिस सैलरी घोटाला पर तो दिया, लेकिन शराब कंपनियों से जो राष्ट्रीय जनता दल ने पैसा लिया 2023 के अंतिम में और 2024 के प्रथम माह में जो पैसे लिए गए उस संबंध में कोई लीगल नोटिस नहीं। शराब कंपनियों को क्या आश्वासन मिला था? अगर बिहार में शराबबंदी लागू है तो किस लोभ और लाभ में राष्ट्रीय जनता दल को वह पैसा दिया गया था? तेजस्वी यादव जी जुबान खोलिए। अरे जेडीयू क्या सवाल खड़े करेगी? जेडीयू का तो मतलब ही बता दिया गया है, जहां दारू अनलिमिटेड। अब ये हम लोगों के ऊपर, राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर क्या सवाल खड़े करेगी? जिन्होंने शराब माफियाओं को संरक्षित किया है, जहरीली शराब से लोगों की जानें जा रही है, कुछ शर्म है कि नहीं? जब 2005 में ये एनडीए सरकार बनी थी तो गांव-गांव, कस्बे में, गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खुल रही थी। तो तेजस्वी यादव जी ने नारा दिया था, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। बिहार बीजेपी के महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बक्सर के सांसद ने गलत बयानी कर मेरे खिलाफ गलत बात कही है। बता दें कि सुधाकर सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि बक्सर में मिथिलेश तिवारी ने 12 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। बक्सर के राष्ट्रीय जनता दल के सांसद माननीय श्री सुधाकर सिंह जी के खिलाफ मैंने पटना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विगत मंगलवार को एक परिवाद पत्र मैंने दायर किया है। एक बक्सर के माननीय सांसद सुधाकर सिंह जी ने मेरे ऊपर दिया है और उन्होंने कहा है कि बक्सर में मैंने 12 करोड़ की जमीन खरीदी है। जब यह बयान उनका एक निजी चैनल पर बक्सर में चला, जब मैंने यह बयान सुना तो मैं काफ़ी आहत हुआ, हमारे समर्थक काफ़ी मर्माहत हुए और तब मैंने उन्हें पिछले 1/10/2024 को अपने विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश कुमार शर्मा की ओर से एक लीगल नोटिस भिजवाया। मिथिलेश तिवारी बक्सर शहर में 12 करोड़ का जमीन खरीदा तो कहा कि मैं पटना की जमीन खरीद करके यहाँ खरीद रहा हूँ। कोई पूछे कि पटना के तो आप रहने वाले नहीं, पटना में जमीन आपके पास कहाँ से आया? आप तो गोपालगंज के रहने वाले हैं। कोई किसानी का खेत बेचकर 12 करोड़ का अगर बक्सर में कोई जमीन खरीदे तो समझ में आता? आप तो एक बेहद ही निहायत गरीब किसान के घर के, आप तो करोड़ रुपया भी नहीं देखे, आप 12 करोड़ का जमीन कैसे खरीद लिए? और चुनाव से पहले एक बार फिर हेमंत सोरेन को बीजेपी जोरदार तरीके से घेरने में लगी है। इस बार मुद्दा भ्रष्टाचार या लूट का नहीं बल्कि उम्र में घोटाले का है। हेमंत सोरेन की शपथ पत्र के अनुसार पिछले 5 साल में उनकी उम्र 2 साल ज्यादा बढ़ गई है, जिस पर बीजेपी हमलावर है। तो बचाव में उतरे जेएमएम कांग्रेस के नेता विरोधियों के हमले को डर और हताशा बता रहे। साथ के फेर में फंस गए हेमंत सोरेन। 5 साल में हेमंत की उम्र बढ़ी 7 साल। हेमंत सोरेन की शपथ पत्र पर संग्राम। क्या रद्द होगा हेमंत सोरेन का नामांकन? जी हां, 5 साल के कार्यकाल में 7 के फेर में फंस गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बीजेपी का आरोप है कि बरहेट से हेमंत सोरेन ने नामांकन में जो शपथ पत्र दिया है उसके मुताबिक उनकी उम्र 49 साल है, जबकि 2019 में उनकी उम्र 42 साल की थी। ऐसे में बीजेपी हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग तेज कर दी। तो इतनी भ्रांतियां हैं मुख्यमंत्री जी के शपथ पत्र में जो उन्होंने पहले दी और इस बार जो दी, तो हम तो मांग करते हैं कि इनकी जो नॉमिनेशन है उसको चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसर रद्द करे। और सबसे आश्चर्यजनक बात, 5 वर्षों में मुख्यमंत्री जी की आयु 7 वर्ष बढ़ गई। बीजेपी ने आरोपों को लेकर पुख्ता सबूत भी दिए हैं, जिसमें 2019 और 2024 के नामांकन में उनकी उम्र की जानकारी साफ देखी जा सकती है। अब इस पर बीजेपी के कई दूसरे नेता भी हेमंत सोरेन पर हमलावर हैं और हेमंत सोरेन पर हड़बड़ी में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि नामांकन रद्द करने से अच्छा है कि जनता इन्हें सबक सिखाए। जो जेएमएम का सिस्टम है ना,
यही पूरा ढोंगी का सिस्टम है। उनका प्रॉपर्टी का भी अगर लेख देखते हैं, कैसे क्या एफिडेविट दिया है, अभी लोग देखो, उम्र भी बढ़ जाते हैं। 64 हटिया लिखा हुआ है, जो कि वहाँ बरहेट होना चाहिए। तो इससे समझ में आता है कि व्यक्ति इतना ढेर गलती कैसे कर सकता है। अब इन्होंने चुनाव आयोग भी ठग लिया। राज्य की जनता को तो ठगते ही आ रहे। तो हेमंत सोरेन की उम्र पर बीजेपी ने बवाल मचा रखा है। इधर नपे तुले अंदाज में पलटवार कर रहे इंडिया अलायंस के लोग इसे बीजेपी का डर बता रहे हैं। ये सारे जितने राजनीतिक तौर पे बेवकूफ लोग हैं, वही ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को पहले भी इन्होंने जेल भेजा, झूठा आरोप लगाया। अब चूंकि फिर से ये चाल चल रहे हैं, अब तो जनता की अदालत में सारी चीज का फैसला होना है, तो जनता की अदालत में फैसला होने से क्यों डर रहे हैं? हंगामा सिर्फ हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर ही नहीं है, उनकी संपत्ति को लेकर भी बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने 2019 में 2 जमीन की जानकारी दी थी, जो 2006 से 2008 के बीच खरीदी गई थी, लेकिन 2024 के नामांकन में 23 प्लॉट बताई गई है और ये सभी जमीन भी 2006 से 2008 के बीच ही खरीदी गई है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन की पत्नी की कार को लेकर भी शिकायत दर्ज की है, जिसकी जानकारी 2019 में दी गई थी, लेकिन 2024 में वो कार ही गायब है। अब पूरा मामला निर्वाचन आयोग के पाले में। उसी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का लेकर एक सीओ ऑफिस में अपने टिप्पणी नहीं दे सकते। हार नहीं हुआ, अभी तक कोई शिकायत भी हम लोग के पास प्राप्त नहीं हुई उसी को, वैसी होगी मतलब उसका देखा जाएगा। अभी कोई टिप्पणी करवाना उचित नहीं होती। कहते हैं राजनीति के दंगल में लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कीचड़ उछालते हैं, खुलासे करते हैं और फिर जनता के बीच जाते भी हैं। और जैसे ही जनता का जनादेश आता है, सारे मुद्दे शांत हो जाते हैं। तो फिलहाल आप भी 23 नवंबर तक गुलाबी ठंड के बीच सियासी गर्मी का मजा लेते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोडरमा के मरकच्चो में बीजेपी की चुनावी सभा हुई, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार नीरा यादव के लिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी प्रचार किया। इस दौरान नीरा यादव ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो केंद्रीय मंत्री ने झारखंड की सरकार को सबसे बदनाम सरकार बताया। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वे जब तक झारखंड से हेमंत सरकार की विदाई नहीं करा देंगे, तब तक वे घर नहीं लौटेंगे। अरे मोदी जी हमारी दीदी लोग को जैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़े, लखपति दीदी बनाए, अब कहते हैं देखो जा रही है हमारी लखपति दीदी, हमारी बैंक दीदी, हमारी फलाना दीदी। ताना है इंडी गठबंधन के, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, ये जो गठबंधन की सरकार है, राज्य को लूटने, राज्य को बदनाम करने का काम इनके द्वारा किया गया। आज पूरे देश के अंदर हम देखें तो ये सरकार सबसे ज्यादा बदनाम सरकार आज झारखंड में है। 3 महीना से 4 महीना से झारखंड में ही हूँ। कल दीपावली था, घर में नहीं गया, तो मुझको घर से फोन आया, भाई दीपावली का दिन तो कम से कम आ जाओ। मैं बोला नहीं, हेमंत सोरेन सरकार का जगह में बीजेपी का सरकार बने तब मैं गुवाहाटी जाऊंगा, अब तक मैं इधर ही। और झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है, जिसको लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद रांची आ रहे हैं। वो आज देर शाम रांची पहुंचेंगे, जिसके बाद अगले दिन 3 नवंबर को वो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि 3 नवंबर को ही अमित शाह बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। वहीं इसके ठीक अगले दिन पीएम मोदी भी झारखंड में 2 चुनावी सभा करेंगे। 4 नवंबर को पीएम मोदी गढ़वा और चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में नेताओं की टी पार्टी की तस्वीर सामने आई है, जिसमें रांची सीट से जेएमएम की उम्मीदवार महुआ माझी, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और दूसरे नेताओं के साथ टी पार्टी की। इस दौरान कल्पना सोरेन और महुआ माझी काली पूजा में भी शामिल हुई। हेमंत सोरेन की उम्र के विवाद पर कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी को अपना भविष्य दिखने लगा है और उसी हताशा में ऐसे मुद्दे खोजे जा रहे हैं। तो महुआ माझी ने अपने प्रतिद्वंदी और बीजेपी विधायक सीपी सिंह से उनके काम का हिसाब मांगा है।
इतना बड़ा फैक्टर हो गया है। अगर देखिए उसमें टेक्निकली क्या टर्म को यूज़ किया जाता है, मैं उसको उसके बारे में मैं अपना मेरी तरफ से बोलना गलत होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इतने डर गए हैं हेमंत सोरेन जी से कि आपको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है और आप ऐसी ऐसी बातों को लेकर के आ रहे हैं जिससे आपको ये लग रहा है, आपको पता चल गया है, क्योंकि आप लोगों ने अपना भविष्य देख लिया है और आपका डर बता रहा है कि आप लोग हेमंत सोरेन से कुछ ज़्यादा ही डर गए हैं। देखिए, जनता बीजेपी के 6 बार के विधायक से पूछ रही है कि वो नगर विकास मंत्री रहे, उनके साथ सांसद थे बीजेपी के, उनके मेयर डिप्टी मेयर थे, उनके इतने सारे पार्षद थे, मुख्यमंत्री कितने सारे थे 17 साल में, डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने क्या किया रांची के लिए, ये उनसे सवाल पूछा जा रहा है। और मेरे पर विश्वास किया जा रहा है कि हम 1.5-2 साल में जितना काम राज्यसभा के माध्यम से कर दिए हैं, वो कह रहे हैं कि कितना ज़्यादा काम 1.5 साल में हो सकता है, तो इतने सालों में 30 साल में आप कितना काम कर देंगी। और बीजेपी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की राजनीति पर तंज कसा जाता है कि झारखंड में बंटी बबली की सरकार है, जिस पर कल्पना सोरेन ने जवाब भी दिया कि बीजेपी के लोग ये मान चुके हैं झारखंड की राजनीति में ये जोड़ी हिट है, और अगर वो खुद ही हमारी तारीफ कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से अगर आप फिक्शन में देखें तो मूवी सुपर हिट हुई थी, तो आप सांकेतिक रूप से यही कहना चाहते हैं कि ये जोड़ी झारखंड में अगर हिट है तो शायद से आपको पता ही होगा कि झारखंड की आवाम किसको अपना प्यार देना चाहती है, अपना आशीर्वाद देना चाहती है। तो आप अगर अपने मुंह से हम लोगों की तारीफ करना चाहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और संथाल में घुसपैठ के बहाने इरफान अंसारी और आलमगीर आलम पर हमला किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस सरकार को इन दोनों ने कब्जा कर रखा है। यह सरकार इरफान अंसारी और आलमगीर आलम कब्जा करके रखा है। यह सरकार किसी का नहीं, खाली आलमगीर आलम और इरफान अंसारी का है। एक व्यक्तियों का घर में करोड़ रुपया बरामद होते हैं, फिर उनका बीबी को टिकट दिया जाता है। कोई व्यक्ति आदिवासी महिलाओं का ऊपर बुरी तरह टिप्पणी किया जाता है, फिर भी इरफान अंसारी को मंत्रिसभा से निकाला नहीं जाते हैं। मतलब क्या है? घुसपैठियों का वोट चाहिए, एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।